दोस्तों, आज की कहानी है माँ में पापा की मानसिकता नहीं बदल सकता। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। पीयूष बेटा, मुझको तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। राघव ने पीयूष को फोन लगाते हुए कहा। अंकल, इस समय तो मैं ऑफिस में हूँ, कुछ जरूरी मीटिंग लगी है। मैं घर पहुँचकर आपके साथ इत्मीनान से बात करता हूँ। पीयूष ने बहुत ही शालीनता और नम्रता के साथ कहा। ठीक है बेटा, लेकिन तुम कितने बजे ऑफिस से लौट कर आते हो? राघव ने फिर से पूछा। जी अंकल, मैं 7:15 के 20 पर पहुंच जाऊंगा। कोई खास बात है अंकल? पीयूष ने फिर से राघव से पूछा। वो राघव जो उसके पापा सुधांशु से बचपन के दोस्त और हर मुश्किल सफर के सहयोगी थे। हाँ बेटा, बात कुछ जरूरी ही है, वरना मैं नहीं कहता। राघव ने कुछ सोचते हुए कहा। ठीक है अंकल, फिर आप शाम को घर पहुँचिए, हम बात करते और साथ में ही बैठकर चाय भी पीते हैं। पीयूष ने बातों के साथ साथ चाय का भी आमंत्रण दे डाला। ठीक है बेटा, ये कहकर राघव ने फोन रख दिया। जरूर कोई खास बात ही होगी, वरना अंकल इस तरह ऑफिस में फोन नहीं करते। पीयूष मन ही मन सोचने लगा, लेकिन फिर विचारों को विराम देकर अपनी मीटिंग पर ध्यान देने लगा और शाम को ऑफिस का सारा काम निपटाकर घर पहुंच गया। मम्मी, आज राघव अंकल को फोन आया था, कह रहे थे कि कोई खास बात करने गई। पापा से कुछ अनबन तो नहीं हो गई? पीयूष ने अपने मन की शंका अपनी मम्मी तरुणा से जाहिर की। अरे बेटा, कोई और ही बात होगी, वरना तुम्हारे पापा और उनकी अनबन तो जिंदगी में नहीं हो सकती। लंगोटिया यार हैं दोनों, एक दूसरे के बिना उन दोनों को कभी चैन मिलता है भला? तरुणा ने पीयूष के मन को शांत करते हुए कहा। वो बात तो है मम्मी, मैं भी तो दोनों की दोस्ती को बचपन से देखता चला आ रहा हूँ। चाहे कितना भी आंधी तूफान आ जाए, पर एक दिन भी दोनों एक दूसरे से मिले बगैर नहीं रह सकते। पीयूष मुस्कुराते हुए बोला और राघव का बैठकर इंतजार करने लगा। तभी राघव अंकल उसको बाहर से आते दिखाई पड़े और उनको देखते ही पीयूष उनके सामान में कुर्सी छोड़कर जड़ से उठ खड़ा हुआ और उनके पैर छूने के लिए झुक गया। नमस्ते अंकल, पीयूष ने कुर्सी खींचकर उनसे बैठने के लिए कहा। खुश रहो बेटा। राघव का आशीर्वाद भरा हाथ पीयूष के सिर को सहला गया। बताइए अंकल की क्या बात है? वैसे तो मैं खुद आपके पास आ जाता, लेकिन मुझको अभी कुछ जरूरी फाइल्स और निपटनी है। पीयूष ने नम्रता भरे शब्दों में कहा। बेटा, मैं तुम्हारी मजबूरी समझता हूँ। एक तो प्राइवेट कंपनी में वैसे भी काम ज्यादा रहता है और उस पर तुम्हारी तो नई नई नौकरी है, तब तो और भी ज्यादा मेहनत। राघव ने बैठते हुए कहा। लेकिन ये बताओ, सिर्फ फिर सुधांशु कहाँ है? जी अंकल, मम्मी बता रही थी कि वो सब्जी लेने बाजार गए। लेकिन अंकल, आप उनकी हेराफेरी क्यों कर रहे हैं? अपने पापा के लिए सिर्फ फिरा शब्द सुनकर शौक पड़ा। पीयूष बेटा, तुम ही बताओ कि उसको सिर्फ फिरा क्यों ना कहूँ? पैबंद लगा कुर्ता पैजामा और बहुत ही घिसी पीटी हुई संभल पहनकर बाहर निकलता। ये कहते कहते राघव कल शाम की घटना घर पहुंच गई। यार सुधांशु, पहले जब परिस्थितियां थी तब थी, लेकिन अब तो बेटा इंजीनियर बन गया, लाखों का पैकेज। अब क्यों ये पैबंद लगा कुर्ता पाजामा और घिसी पीटी संभल? राघव ने सुधांशु के 2-3 जगह
पेबंद लगे हुए कुर्ते पाजामे और संपलों की ओर इंगित करते हुए कहा, राघव तुम भी ना बेकार की बातें करने लगते हैं। बेटा बन गया भले इंजीनियर, लेकिन मैं तो अभी भी वही गरीब इंसान हूँ। फिर इंसान को अपने दिन नहीं भूलने चाहिए, वरना लोग कहेंगे कि कितनी जल्दी झाड़ पर सड़ गया। सुधांशु ने बेपरवाही से कहा, लेकिन सुधांशु तुम ये क्यों नहीं सोचना चाहते कि इसमें पीयूष बेटा की बदनामी हो रही है। लोग बाग यही सोचेंगे कि वो तुम्हारा ख्याल नहीं रखता होगा या फिर तुमको कुछ लाकर नहीं देता होगा। राघव ने बड़े स्नेह के साथ समझाते हुए कहा, अब जिसको जो सोचना हो वो सोचे, मैं क्यों लोगों के सोचने पर जाऊं। और फिर क्या बुराई है इस कुर्ते पाजामे और इन संपलों में। सुधांशु तो जैसे कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थे। सच में तुमको कोई कुछ नहीं समझा सकता, तुम अपनी मानसिकता से बाहर निकलना ही नहीं चाहते हो। ये कहते हुए राघव ने हाथ जोड़ दिए, लेकिन मन ही मन पीयूष से बात करने की ठान ली। और अभी वह पीयूष से बात कर ही रहे थे, तब तक तरुणा चाय लेकर आ गई। बिल्कुल सही कह रहे आप भाई साहब, ये हमारी भी कुछ नहीं सुनते। जबकि पीयूष ने 2-3 जोड़ कपड़ा, कुर्ता पाजामा और पैंट बुशर्ट के लिए लाकर रख दिया है। फिर भी यही कहते हैं कि जब जरूरत होगी तब सिलवा लूंगा। मेरी तो कुछ भी नहीं सुनते और वही पुराने पेबंद लगे कुर्ता पाजामा पहनकर बाहर निकल जाते हैं और नई संपले भी 2 जोड़ आया है। तरुणा भी सुधांशु की वजह से दुखी नजर आ रही थी। लोग तरसते हैं सपूत के लिए और यहाँ सपूत है तो वो समझते नहीं, लेकिन भाभी उनको समझाना पड़ेगा, वरना सब लोग पीयूष की तरफ उंगली उठाएंगे कि वो अपने माँ बाप का ध्यान नहीं रखता। अभी से ये बात ही रही थी कि सुधांशु साइकिल से सब्जी लेकर आ गए और उन लोगों के मुंह पर अपना नाम सुन कर दरवाजे की ओर में ठिठक गए। अंकल अब आप ही बताइए कि मैं पापा की मानसिकता को कैसे बदलूं। अगर ज़्यादा जिद करता हूँ तो वह मुझको बड़ा आदमी बन जाने का ताना कसते हैं। आप सही कह रहे हैं कि लोग मेरी ही देखभाल को लेकर उंगली उठाएंगे कि ये लड़का इतना कमा रहा लेकिन बाप फटी सर बना घूम रहा। लेकिन अंकल कोई बात नहीं, मैं अपने पापा के लिए बदनामी भी सहने को तैयार हूँ। ये कहते पीयूष की आंखों से आंसू छलक पड़े और उसने शर्ट की आस्तीन से अपने सलके हुए आंसुओं को पोंछ लिया। पीयूष बेटा तुम परेशान ना हो, लेकिन ये भी बात सत्य है कि हमेशा बच्चे ही नहीं खराब होते, बड़े भी जिद्दी और हड्डे होते हैं और अपने जिद से बच्चों को परेशान कर देते हैं। राघव ने पीयूष की पीठ पर हाथ रख कर कहा, अरे भाई मुझको नहीं पता था कि मेरा कुर्ता पाजामा और संपलों का इतना बड़ा मसला बन जाएगा। तुम लोग परेशान ना हो, मैं आज और अभी दर्जी की दुकान पर जाकर कुर्ता पाजामा सिलने के लिए डाल आता और कल से नए कपड़े और नई संपली पहनकर बाहर निकलूंगा। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा कि कोई मेरी वजह से मेरे सपूत पर उंगली उठाए। अब तो खुश होना तुम लोग। अचानक दरवाजे की ओर से बाहर निकलकर सुधांशु बोले, पापा आप हम लोगों की बातों को सुन कर सुन रहे थे। पीयूष ने सुधांशु की तरफ देखकर कहा, पीयूष बेटा अगर तुम लोगों की बातों को सुन कर न सुनता तो शायद मुझको अक्ल भी न आती। सुधांशु ने खुश होकर कहा, चलो यार ये तुमने बहुत अच्छा निर्णय लिया, लेकिन अंत भला तो सब भला। ये कहते हुए राघव सचमुच बहुत खुश हो गए और उनका पीयूष के पास आना सार्थक भी हो गया। और 2-3 दिन बाद जब सुधांशु घर से बाहर निकले तो उन्हें नए कपड़े और नई संपत्ति